Good morning, all of you. Today we will discuss the executive system of Canada. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कनाडा की कार्यपालिका व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जो कनाडा का स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन तो हम लोग पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि BNA ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 में जो प्रपोजल्स थे उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी फॉर्मेशन का जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसमें जो क्वीन है वो क्या करती है, वो एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के प्रमुख के रूप भूमिका निभाती है। और क्वींस की अपनी एक प्रिवी काउंसिल का भी सिस्टम, जैसा कि ब्रिटिश लीगेसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया गया है कि एक प्रिवी परिषद क्वीन को, रानी को सलाह मशवरा के लिए होगी। क्वीन बेसिकली जो रिप्रेजेंटेड होती है कनाडा में बाय द गवर्नर जनरल, यानी क्वीन के स्थान पर गवर्नर जनरल उनके प्रतिनिधि के रूप में कनाडा में काम करते हैं। और यह जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ये जो इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो एक्चुअल में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का रोल है, वो रोल प्ले किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, शासन के प्रमुख होते हैं, और उनकी कैबिनेट वो एक्चुअल में पूरे एग्जीक्यूटिव के मैकेनिज़्म को रन करते हैं। जो लेजिस्लेचर बॉडी है यहाँ की, उसमें अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, और उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशंस पर होते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो वोटर्स द्वारा इलेक्टेड होकर उनके मेंबर्स का चयन होता है। और यहाँ के हाउस ऑफ कॉमन के साथ एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि गवर्नमेंट मेंबर्स, ऑपोजिशन मेंबर्स, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें हेल्दी डेमोक्रेसी का इसमें देखने को मिलता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो कनाडा में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नर जनरल एट फेडरल लेवल, और बाय 10 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो उसके प्रोविंशियल लेवल पर आपके जो आपके गवर्नर जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, और 1 पर प्रोविंस, हर प्रोविंस में एक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 टेरिटरीज ईच हैव अ कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिंग द क्वीन, यानी जो 3 टेरिटरीज़ है वहाँ पर भी एक एक आयुक्त को, कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनके क्वीन का। जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, या उसको हर मैजिस्ट्रेट्स गवर्नमेंट शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है, इज़ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। ये वहाँ की संघीय सरकार है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका की जो ये कंट्री है, इसमें जो 10 प्रोविंसेस में ओटावा जो है वो नेशनल कैपिटल की तरह काम कर रहा है। 3 टेरिटरीज है, इन सब के जो गवर्नमेंट का काम है, मतलब इन सब के लिए जो गवर्नमेंट है वो ही हर मैजिस्ट्रेट्स गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। कनाडा में जो सिस्टम है कि द टर्म कैन मीन आइदर द कलेक्टिव सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और स्पेसिफिकली द क्वीन इन काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव का प्रोविज़न है यहाँ पर, उसका मतलब क्या है कि या तो वो कई संस्थाओं के एक समुच्चय और एक सामूहिक प्रयासों को वो द्योतक है, और दूसरी तरफ वो स्पेसिफिकली जब महारानी परिषद के अंतर्गत रहकर किस प्रकार कार्य कर रही है उस पोजीशन का भी वो बोध कराता है। तो एक तरह से जो प्रीडोमिनेंट बॉडीज़ हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण आधारभूत संस्थाएं हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो है आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोनार्क, राजा के या क्वीन के जो प्रतिनिधि है वो सबसे प्रमुख निकाय की तरह काम करते हैं। और वही फॉर्मली जितनी भी पावर है, जैसे आपके यहाँ का सिस्टम है, राष्ट्रपति के पास सारे फॉर्मली पावर वेस्टेड होते हैं और एक्चुअल में वो पावर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो सिमिलर पैटर्न को कनाडा में भी फॉलो किया जाता है कि सारी शक्तियाँ जो कार्यपालिका की है वो फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर उनका प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल नॉमिनल हेड की तरह काम करता है और एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। यूनिट्स लेवल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनल हेड की तरह काम करता है, नाम मात्र प्रमुख की तरह, और एक्चुअल हेड के रूप में आपके
स्टेट लेवल के प्रीमियर या चीफ मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। तो यही इसी बेसिस पर ही फेडरल और प्रोविंशियल लेवल में फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का भी इसी आधार पर संगठन किया गया है। लेकिन जो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अलग अगर हम देखें तो डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पर अलग से लिखित रूप से प्रधानमंत्री की भूमिका को डिटेल में नहीं दिया गया है, ना ही प्रोविंशियल प्रीमियर्स की, प्रोविंशियल यानी प्रांतीय प्रधानमंत्री या प्रांतीय मुख्यमंत्री की, और ना ही कैबिनेट के बारे में दिया गया है। उस एग्जिस्टेंस एंड फंक्शंस डिपेंड ऑन अनरिटन कन्वेंशन और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। यानी यहाँ पर कनाडा में इंग्लैंड की जो पद्धति है थ्रू कन्वेंशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट, लेजिस्लेटिव डिसीजन, जुडिशियल ऑर्डर, कन्वेंशन, रिचुअल्स, प्रैक्टिस उसी आधार को यहाँ पे भी माना गया है। इसीलिए औपचारिक रूप से लिखित रूप से संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री या प्रांतीय स्तर के प्रीमियर के या कैबिनेट की शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है। और ये जो अलिखित कन्वेंशन है, अभिसमय है या सामान्य विधायन है, सामान्य विधि की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ही हम उनके शक्तियों को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट वॉज क्रिएटेड बाय एन ऑर्डिनरी स्टैट्यूट। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है वो भी एक सामान्य विधि द्वारा की गई है, जिसको कि फेडरल पार्लियामेंट संघीय संसद ने स्वीकृति अडॉप्ट किया था। और क्योंकि क्लियर रूप से कोई सब जो प्रोविज़न्स है वो बहुत मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1982 में, तो इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो है वो करेंटली डिसएग्री करते हैं वेदर दिस लॉ हैज़ और नॉट हैव बीन डीप रूटेड बाय इन्फ्रेंसेस इन द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन इन 1982। तो जो भी व्यवस्था विद्यमान है उसको लेकर कई बार जो संवैधानिक जो विशेषज्ञ हैं उनके बीच में ये असहमति उत्पन्न होती है कि जो भी कोई कानून विद्यमान है या क्या वो गहन रूप से जो औपचारिक संविधान 1982 के प्रस्तावों या दस्तावेजों के अंतर्गत अंतर्निहित है या नहीं है, इसको लेकर कई बार संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच में अमत की स्थिति मतलब विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि क्लियरली सारे प्रोविज़न्स को इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यहाँ भी लीगेसी के बेसिस पर यूके के कल्चर और कन्वेंशन कल्चर को अडॉप्ट किया गया है। क्वीन जो है वो फॉर्मल हेड ऑफ़ द स्टेट की तरह यहाँ भूमिका निभा रही है, अभी हम लोगों ने उसको डिस्कस किया ही है। और जो जितनी भी पावर्स है जो क्वीन को एट्रीब्यूट किया गया है उनको सौंपे गए हैं, वास्तव में वो गवर्नर जनरल संघीय मामलों में यूज़ करता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रांतीय मामलों के परिप्रेक्ष्य में यूज़ करता है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति और उसको पद से हटाने के कॉन्टेक्स्ट में है कि उसको कुछ ज़्यादा पावर दिया गया है। गवर्नर जनरल को ये पावर है कि वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बाकी मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है और उनको उनके पद से हटा सकता है। गवर्नर जनरल को ये भी पावर है कि वो सदन की बैठक को समन कर सकता है, पार्लियामेंट की जो बैठक है उसको आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है, विघटित डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को, और गिव्स रॉयल एसेंट टू लेजिस्लेशन। और जो जितनी भी विधि है उस पर जो राजसी संस्तुति रॉयल एसेंट प्रदान करता है, बट बाय कन्वेंशन है कि वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। ये भी एक परंपरा चली आ रही है कि वो किसी लॉ को रिजेक्ट खारिज नहीं कर सकता है, निरस्त नहीं कर सकता है। यानी गवर्नर जनरल को इस कॉन्टेक्स्ट में नॉमिनल जो पावर ही ट्यूटुलर हेड के रूप में प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ ही गवर्नर जनरल को ये भी पावर है कि वो सीनेटर्स और जजेस जो है सुपीरियर प्रोविंशियल कोर्ट्स है, जो सर्वोच्च कुछ महत्वपूर्ण प्रांतीय न्यायालय है, उनमें जजों की उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। कुछ सीनेटर्स जो है सीनेट में कुछ सदस्यों की नियुक्ति करने का भी उसको पावर दिया गया है। और साथ ही गवर्नर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये भी शक्ति प्रदान की गई है कि वो अपनी जो शक्तियों का प्रयोग है वो संवैधानिक कन्वेंशन संवैधानिक अभिसमयों के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और कई केसेस में तो ये भी प्रोविज़न है कि ऑन द पर्सनल एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री के
निजी परामर्श के आधार पर या प्रांतीय लेवल पर जो प्रमुख है उनके परामर्श के आधार पर भी कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली डू फैक्टो डोमिनेंट फिगर है फेडरल और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स की, कि वास्तव में दो होता है, एक डी फैक्टो तो डी फैक्टो जो वास्तव में जो शक्ति जो है शक्तिशाली पद है जिसको कि मान्यता प्रदान की गई है, जो कि वास्तव में कार्यपालिका के फंक्शंस का संचालन करता है, ये सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंशियल प्रीमियर करता है। तो उनकी इस परामर्श के आधार पर गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने कार्यों का संपादन करेंगे। आप थोड़ा सा और स्पेसिफिकली क्वीन, गवर्नर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोजीशंस को देख लें। जो गवर्नर जनरल है इज़ अपॉइंटेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इंग्लिश मोनार्क। गवर्नर जनरल की नियुक्ति और उसको पद से हटाने की शक्ति इंग्लैंड के मोनार्क या किंग या क्वीन के पास है, लेकिन वो किस बेसिस पे करता है? ऑन द एडवाइस बाय द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। कनाडा के प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही वो किसी को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त या उसको पद से हटा सकता है। सिमिलरली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है उनका अपॉइंटमेंट करना और उनको पोजीशन से रिमूव करना, ये पावर गवर्नर जनरल यूज़ करता है, क्योंकि गवर्नर जनरल सेंट्रल फेडरल लेवल पर काम करता है और प्रोविंशियल लेवल के मैटर उसके कंट्रोल में रहते हैं। हाउएवर द कोर्ट्स हैव रूल्ड दैट, लेकिन जितने भी न्यायालय हैं इन लोगों ने ये निर्णय दिया है कि दैट नो सबऑर्डिनेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द गवर्नर जनरल एग्जिस्ट। यानी कहीं से भी ठीक है अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का गवर्नर जनरल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट है, उनके अधीनस्थ होकर काम करते हैं। बोथ आर इक्वली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। दोनों को ही बराबर समान रूप से क्राउन का प्रतिनिधि माना गया है, यानी इंग्लिश ब्रिटिश कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए किंग या क्वीन के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर फेडरल सेंट्रल लेवल पर वर्क करता है गवर्नर जनरल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंशियल लेवल पर काम करता है। एंड इट इज़ नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टम, ये अब एक संवैधानिक रीति बन चुका है, टू अपॉइंट ऑल्टरनेटिवली अ फ्रेंच स्पीकिंग एंड ए इंग्लिश स्पीकिंग गवर्नर जनरल। अब ये एक मतलब परिपाटी बन गई है कि ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक रूप से, ताकि जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है कनाडा की उसमें हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ताकि क्यूबेक में जो फ्रांसीसी पॉपुलेशन है उनका जो एक मेजॉरिटी है उनका भी उचित प्रतिनिधित्व उन्हें प्रदान किया जा सके। इसके लिए एक रीति प्रैक्टिस को कंसिडरेशन में लिया गया है कि एक गवर्नर जनरल अगर फ्रांसीसी हुए, जो फ्रांसीसी भाषा फ्रांस की भाषा फ्रेंच बोलने वाले गवर्नर जनरल हुए, तो दूसरे जो गवर्नर जनरल है वो इंग्लिश स्पीकिंग यानी अंग्रेज भाषी होंगे, तो ताकि इन दोनों ग्रुप कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो कंपोजिशन है, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो गवर्नर जनरल जो फेडरल लेवल पर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रोविंशियल लेवल पर कार्य करता है, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये है कि अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर को सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंशियल प्रीमियर को अपॉइंट करेगा, प्रांतीय स्तर के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और साथ ही अदर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, बाकी सदस्यों की सेंट्रल लेवल पर भी या स्टेट लेवल पर भी, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जितने भी अभिसमय हैं नियम कानून हैं उसके अंतर्गत रहते हुए। दे मस्ट अपॉइंट ए पर्सन हु इंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द फेडरल हाउस ऑफ कॉमन्स। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपॉइंट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर कनाडा में फेडरल सिस्टम है तो 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होगा। 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है तो सेंट्रल लेवल पर भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है और स्टेट लेवल पर भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी वर्क करती है। तो इसलिए उसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंशियल प्रीमियर अपॉइंट करेगा, जिसको कि फेडरल जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें जिसको मेजॉरिटी प्राप्त है, जो
बहुमत सदस्यों का बहुमत जिसे प्राप्त होता है उसी को ये नियुक्त होगा। यानी बहुमत प्रणाली में जो प्रॉपरली डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो पार्टी को मेजोरिटी मिली है उसी को गवर्नमेंट फॉर्म करने का राइट मिला है। और अदर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट्स आर अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो सेंट्रल लेवल पर है उसी प्रोविज़न को स्टेट लेवल में भी फॉलो किया गया है कि बाकी सदस्यों की नियुक्ति या उनको पद से हटाने के संबंध में डिसीजन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही गवर्नर जनरल करेगा। मतलब नॉमिनली तो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, पद से हटाएगा, लेकिन जैसा सिस्टम आपके देश में प्रचलित है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पदच्युति करता है, लेकिन इस मामले में वो प्रधानमंत्री की सलाह मशवरा के अनुसार कार्य करता है, इसी प्रोविज़न को वहाँ भी अडॉप्ट किया गया है। In most instances, the first past the post-electoral system ensures that a single political party wins an absolute majority। क्योंकि वहाँ पर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो उस तरह से देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो यूज़ नहीं हो सकता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम FPTP चुनावी प्रणाली को, जो कि आपके यहाँ भी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के सिस्टम को फॉलो किया गया है। और इस चुनावी व्यवस्था को फॉलो करते हुए जब एक विशिष्ट दल को पूरी तरह से पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तब उनको ये पावर होता है कि वो अपने दम पर गवर्नमेंट फॉर्म करे और उसमें भी जो उनका नेता होगा वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होगा। और जो कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं उसमें ये भी है, प्रोवाइड करता है कि कलेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट बिफोर द हाउस ऑफ कॉमन और द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रिंसिपल को भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, जिसके तहत जो संघीय लेवल पर जो गवर्नमेंट है और प्रांतीय लेवल पर प्रांतीय सरकारें हैं, संघीय लेवल पर वो हाउस ऑफ कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी रहेंगे और प्रांतीय लेवल पर वो प्रांतीय विधायी सभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। और द कैबिनेट मस्ट रिजाइन और कॉल एन इलेक्शन व्हेन इट कैन नो लॉन्गर कमांड द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। अब कैबिनेट का है कि कैबिनेट को उस समय तुरंत पदत्याग करना पड़ता है या फिर इलेक्शंस दोबारा करवाने के लिए कॉल करना पड़ता है अगर वो क्लियर हो जाए कि वो कॉमन सभा में सदस्यों के बहुमत वाली पोजीशन में अब वो नहीं है, उसने अपना बहुमत खो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको अपना पदत्याग करना पड़ता है। जो एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है उसको अगर हम लोग देखें तो अगर एक मेंबर जो फेडरल या प्रोविंशियल कैबिनेट में मेंबर बनना चाहता है कोई सदस्य, तो ये पर्सन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी यहाँ भी ये प्रोविज़न है कि अगर आप कॉमन सदन का कोई सदस्य है या प्रांतीय लेवल पर वो प्रांतीय विधायी सभा का सदस्य है, तभी जाकर ही कोई सदस्य संघीय लेवल पर या प्रांतीय लेवल पर जो कैबिनेट है उसके सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। और जो प्रधानमंत्री और प्रांतीय प्रीमियर है उनको कैन ऑल्सो डेजिग्नेट अ नॉन इलेक्टेड पर्सन। मतलब इनको ये शक्ति है कि जिन लोगों का प्रॉपरली चयन नहीं हुआ है उनको भी एक पोजीशन या इम्पॉर्टेंट प्लेस उनके योग्यता के आधार पर प्रदान किया जा सकता है, बट must secure in reasonable time a by election to give him or her an opportunity to become an elected। लेकिन उनको एक निर्धारित समय के अंदर एक उपचुनाव करवा के उस विशिष्ट व्यक्ति को ये अधिकार देना चाहिए कि वो प्रॉपरली एक इलेक्टेड, एक निर्वाचित सदस्य की तरह कार्य कर सके। In case of defeat, the non-elected minister must resign from the cabinet। और अगर वो जो व्यक्ति जो चुनाव से जीत कर नहीं आया है तब भी उसने पद प्राप्त किया है और कोई उपचुनाव होता है जिसमें कि उसको असफलता मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कैबिनेट से इस्तीफ़ा देना पड़ता है, उसको पदत्याग करना पड़ता है। कुछ अपवाद स्वरूप में एक प्रोविज़न है कि जो सीनेटर्स है, सीनेटर्स क्या है, बेसिकली सीनेट के सदस्य को सीनेटर्स कहा जाता है, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है और उनको कैन बी चूजन एज मिनिस्टर इन ऑर्डर टू इंश्योर कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोविंसेस और रीजन्स इन विच गवर्निंग पार्टी डज नॉट हैव इनफ इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कुछ सीनेटर्स को
एक मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए चुना जा सकता है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कैबिनेट का जो प्रतिनिधित्व है उस विशेष प्रांत में या उस विशेष रीजन में कुछ समय के लिए कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्निंग, जो शासन करने वाला दल है, उसको ये महसूस होता है कि उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम है, तो वो कुछ समय के लिए या एक्सेप्शनली ये कुछ सीनेटर्स को अपने कुछ स्टिपुलेटेड टाइम के लिए एज अ मिनिस्टर्स चूज़ कर सकता है। लेकिन उसमें भी है कि अगर उसको एक लॉन्ग रन में कंटिन्यू करना है तो उसको प्रॉपरली इलेक्टेड मेंबर्स के बनाने का प्रयास करना होगा। तो कुल मिलाकर जो कनाडा का सिस्टम है कि वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो चुनावी व्यवस्था ही ऐसी है कि जिसमें कि जो मेजॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ द कॉमन आउटकम, यानी जो बहुमत आधार पर जो शासन प्रणाली है वही उसका परिणाम है। तो मतलब बहुमत आधारित शासन प्रशासन व्यवस्था ही वहाँ का सार्वभौमिक रूप से मान्य व्यवस्था है और उसी व्यवस्था को मानकर वहाँ का सिस्टम रन करता है। और क्योंकि बहुमत प्रशासन जो मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें क्या है, ये इसमें इट इज़ कंबाइंड विद अ हाई लेवल ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि जो दलीय अनुशासन है वो काफ़ी उच्च स्तर और मैच्योर पोजीशन में होती है, कैन यूजुअली डोमिनेट द लेजिस्लेचर। और दलीय अनुशासन अच्छा होने के कारण क्या है कि वो व्यवस्थापिका में अपना वर्चस्व बनाने में सफल होती है एंड द एग्जीक्यूटिव इज़ इन कमांडिंग पोजीशन। और इस वजह से जो कार्यपालिका है वो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में होती है। क्योंकि देखो, अगर वहाँ देखें तो इन प्रैक्टिस क्या है, जितने भी पावर, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का है और लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करना है, कानूनों को लागू करना है, जितने कनाडा का इंटरनल मैटर में सारा डिसीजन लेना है, या एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स में देश को रिप्रेजेंटेशन देना है, या फाइनेंशियल बजट का डिसीजन लेना है, इकोनॉमिक मैटर्स में डिसीजन मेकिंग है, फेडरल बजट को प्रिपेयर करना, उसको हाउस ऑफ कॉमन के सामने रखना, उसके लिए जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या एमनेस्टी का प्रोविज़न है जो जुडिशियल मैटर के कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी जो शक्तियां हैं कहने के लिए तो ये गवर्नर जनरल के पास है, लेकिन एक्चुअल में ये सारा पावर कौन यूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इसलिए वो पार्टी डिसिप्लिन की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर ही एक्चुअल में वो सारे पावर यूज़ करता है जो कि इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल प्रोविज़न्स उसमें रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन के पास पावर नहीं है, हाउस ऑफ कॉमन के पास भी पावर है, वो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन कर सकता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके वो जो आपकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, उनको उनके पद से हटा भी सकता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उसको यहाँ एक तरह से मैनेज करके इसको चलाने की कोशिश की गई है। तो एग्जीक्यूटिव एक तरह से पूरी तरह कमांडिंग पोजीशन में होता है और कहीं ना कहीं जो रोल ऑफ फेडरल पार्लियामेंट है या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो वीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर उनके पास नहीं है। अगर लॉ के कॉन्टेक्स्ट में भी है तो लॉ भाई इम्प्लीमेंट करने का पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास ही है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी जो कि मेजॉरिटी में है उसके अगेंस्ट पास करना, ये बहुत ही एक्सेप्शनल मैटर में ही ये पॉसिबल है। इन जनरल कंडीशन ये हाउस ऑफ कॉमन इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो आए दिन गवर्नमेंट को प्रेशर में ला सके नो कॉन्फिडेंस मोशन के बेसिस पर। वो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू वो कुछ हद तक उन पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन उस तरह से नियंत्रण ना सेंट्रल लेवल पर संघीय का कार्य पार्लियामेंट यूज करती है, संघीय संसद उसका प्रयोग कर पाती है, न ही प्रोविंशियल लेवल पर जो प्रोविंशियल प्रीमियर है उनके ऊपर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का इस प्रकार से नियंत्रण रहता है। तो अब ये सिचुएशन क्या है, ये काफ़ी कुछ डिफरेंट है अगर हम देखें माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर कभी अल्पमत की सरकार बनती है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट वीक पड़ जाएगा, उस समय संघीय पार्लियामेंट या प्रांतीय लेवल पर
प्रांतीय व्यवस्थापिका काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में रहती है अगर वो देखती है कि माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन, जो कार्यपालिका कार्य कर रही है, वो अल्पसंख्यक है या उनको प्रॉपर मेजॉरिटी मिली नहीं हुई है लेजिस्लेटिव बॉडी में, तो ऐसे में उन पर नियंत्रण रखने के उनके पास मापदंड बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो सेंट्रल जो पॉलिटिकल फिगर है पूरे कैनेडियन सिस्टम में, वो कौन है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ही एक्चुअल में हेड ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव, जो संघीय कार्यपालिका के हैं उसके प्रमुख के पूरा कार्य करते हैं। भले वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हेड ऑफ द स्टेट को जो उतने भी पावर वेस्टेड किए गए हैं एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारे पावर्स को प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं। सिमिलरली प्रांतीय लेवल पर क्या है? प्रोविंशियल जो प्रीमियर्स है वो एज द हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, उस विशिष्ट प्रांत के प्रांतीय कार्यपालिका प्रमुख की तरह भूमिका निभाते हुए अपनी सारी शक्तियों का निर्वहन करते हैं और जिससे उनको सारे इम्पॉर्टेंट पावर्स मिले हुए हैं। तो एक तरह से देखें तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इतना ज़्यादा पावर है कि वही मतलब डिसाइड करता है कि कौन वास्तव में गवर्नर जनरल होगा। अगर इन प्रैक्टिस जो कन्वेंशंस वहाँ है उसको देखें तो ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल का रोल बहुत ही नॉमिनल है और वहाँ की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ब्रिटिश कन्वेंशन कल्चर के अंतर्गत काम कराने के लिए ही इसको प्रैक्टिस को अपनाया गया। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हो जो जस्टिन ट्रूडो है, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप एक लंबे समय तक सक्सेसफुली लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा क्यों कैपेबल रही? क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर लीडरशिप, इन सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और अगर एक बार जनता का ये विश्वास हो जाए ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में कैपेबल है, तो जनता अपने आप उसको सपोर्ट करती है। तो कुल मिलाकर वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो मेजर फीचर्स हैं उसको अडॉप्ट करते हुए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में कैपेबल है, जिसमें एग्जीक्यूटिव हेड की तरह प्राइम मिनिस्टर मेजर रोल प्ले करता है। थैंक यू।